आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप यू आर वेल डूइंग गाइज, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ स्वर संवाद। तो गाइज आज हम स्वर संवाद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से संवाद के बारे में यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं गाइज। जैसा कि आप मेरी वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्वर संवाद के बारे में, यानी षड्ज पंचम स्वर संवाद और षड्ज मध्यम स्वर संवाद क्या होता है। तो गाइज अगर हम बात करें षड्ज मध्यम स्वर संवाद की सबसे पहले, तो और षड्ज पंचम स्वर संवाद, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्वर संवाद षड्ज पंचम का है और कौन सी स्वर संगति षड्ज मध्यम की है। तो गाइज आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब हम ये जोड़े बनाते यानी पेयर बनाते हैं सामा संवाद, तो यहाँ पर तो चार चार श्रुतियाँ हमें मिलती है। आपका अगर षड्ज पंचम संवाद बनता है तो भी यहाँ पर पहले जोड़े में चार चार श्रुतियाँ मिलती है। षड्ज मध्यम में षड्ज मध्यम संवाद बनेगा पहला, तो उसमें भी चार चार श्रुतियाँ बनेगी। लेकिन जब उसका दूसरा पेयर आता है, यानी उसका जो दूसरा जोड़ा आता है, तो आप देखिएगा कि षड्ज मध्यम संवाद में रेपा है, यानी कि ऋषभ की 3 आंदोलन संख्या है और श्रुति संवाद इसमें श्रुतियों की संख्या और पंचम की 4 है, यानी कि सा मा रेपा ग ध म नि पा सा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है स्वर संवाद उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, यानी कि ऋषभ की 3 है, पंचम की 4 है। तो आप देख रहे हैं। फिर तीसरा जोड़ा आप देख लीजिए, गंधार की फिर 2 है, फिर धैवत की 3 है, फिर ग ध का यहाँ पर संवाद बना दिया। फिर मानी, अब मध्यम की 4 है और निषाद की 2 है। तो यहाँ पर भी जो है षड्ज मध्यम संवाद हम पहले से मतलब आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये षड्ज मध्यम संवाद है। और फिर पासा, यानी यहाँ की 4 4 श्रुतियाँ हैं। आपका चौथा जोड़ा जो है, पांचवा जोड़ा सॉरी। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि षड्ज पंचम संवाद और षड्ज मध्यम संवाद में क्या डिफरेंस है। अब आप देखिए कि पहला तो हमारा षड्ज पंचम संवाद है, तो पहली जोड़ी हमारी क्या होगी, पहला इंडिकेशन क्या है, पहला आप पहचान सकते हैं इसको कि जब भी षड्ज मध्यम संवाद की बात की जाएगी तो उसमें पहला जोड़ा क्या आएगा, सामा का आएगा। और षड्ज पंचम संवाद की बात की जाएगी तो उसमें दूसरा जोड़ा, वो पहला जोड़ा कौन सा आएगा, षड्ज पंचम का जोड़ा आएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि षड्ज पंचम संवाद में देखिए सापा, रेधा। अब रेधा की क्या है, रे की भी 3 है और धा की भी 3 है, यानी यहाँ पूरा पूरा संवाद बन रहा है। फिर तीसरा जोड़ा आप देख लीजिए कि गनी, गंधार की भी 2 श्रुति है, निषाद की भी 2 श्रुति है। इस प्रकार जो है मासा, फिर अंतिम जोड़ा हमारा बनता है, मध्यम की भी 4 है और तार षड्ज की भी 4 श्रुतियाँ हैं। तो जब आपको ये स्वर संगतियाँ आपस में मिले या बीच में कहीं यहाँ उन्होंने ऐसे दिया हो कि रेधा किसका, रेधा फिर दिया हो मानी फिर गाधा, इस तरह की कूट दिए हो, तो उसमें आप आसानी से मिला सकते हैं। आपको सिर्फ देखना ये है कि जिसमें आपका सापा रेधा, जिसमें बराबर श्रुतियाँ मिल रही है गानी मासा, तो इसको आप समझ सकते हैं कि वो षड्ज पंचम संवाद है। और जहाँ पर आपका मध्यम षड्ज मध्यम संवाद की बात की जाए तो गाइस षड्ज मध्यम संवाद में आप देख रहे हैं कि सामा पहला जोड़ा बनेगा, फिर रेपा, फिर गाधा, फिर मानी, फिर पासा, यानी कि यहाँ पर संवाद उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। इनकी जो श्रुतियों की अगर आप संख्या काउंट करेंगे, यानी श्रुतियों का जो बैलेंस है वो आपको इक्वल नज़र नहीं आएगा। तो वहाँ से आप समझ जाएंगे कि कौन सा षड्ज मध्यम संवाद है और कौन सा षड्ज पंचम संवाद है। तो गाइज़ ये इसके बारे में गाइज़ मैंने पेड क्लासेस में पढ़ा रखा है। जो मेरे पास पेड क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको मैंने इसका एक फॉर्मूला बताया है, जिसको कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर मैं यहाँ पर बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। गाइज़ अगला हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि नाट्य शास्त्र का जो 17वां अध्याय है, उसमें 17वें अध्याय में क्या बताया गया है। 17वें अध्याय में 7 स्वर, 3 स्थान, ऊर, कंठ और सिर के बारे में बताया गया है। अब 4 वर्णों की गाइस बात की गई है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और कंपित। ये 4 वर्ण भी हमें मिलते हैं और 2 काकों का इसमें वर्णन मिलता है।
इसी प्रकार गाइज अलंकार है। अलंकार जो नाट्य शास्त्र में मिलते हैं वो मिलते हैं गाइज उच्च, दीप्त, मनु, नीच, द्रुत और विलंबित, ये अलंकार मिलते हैं। फिर गाइज हम अंग की बात कर लेते हैं। अंग 6 मिलते हैं। अलंकार भी 6 थे और अंग भी हमारे 6 मिलते हैं। इसमें विच्छेद है आपका, और दूसरा आपका है अपहरण, विसर्ग है, उसके बाद फिर अनुबंध है, फिर दीपन है, फिर आपका प्रश्नम है। फिर गाइज हम आगे बात कर लेते हैं कि शरीर और वीणा के बारे में यहाँ पर बताया गया। शारीरिक यानी कि शरीर की वीणा में किस किसने कहा है गाइज, यानी कि जो हमारे देह को कहा गया, हमारे शरीर को कहा गया, वो शारीरिक वीणा भी कहा गया। अब आगे हम बात कर लेते हैं गाइज जो हमारे रस है, रसों के बारे में किस प्रकार से बताया गया है। हमारी जो लय है उसको उसके साथ किस प्रकार से उसका संवाद बनाया गया है। जैसे आपका हास्य है, श्रृंगार है और करुण है, तो इसका जो रिलेशन बताया गया है वो विलंबित लय के साथ बताया गया है। अब गाइज हम आगे बात कर लेते हैं गाइज वीर और रौद्र रस का जो रिलेशन बताया गया है गाइज, वीर, रौद्र, अद्भुत, दीप्त का जो प्रयोग किया गया है वो भयानक रस के साथ किया गया है गाइज। यानी कि इसको किसके साथ रिलेट किया गया है, भयानक रस के साथ। और विभत्स रस आपका जो है, विभत्स वो ध्रुत लय जो हमारी होती है उसके साथ उसका जो है रिलेशन बताया गया है। तो इस प्रकार से भी इसके रिलेशन बताए गए हैं। गाइज अब हम आगे बात कर लेते हैं काकू के बारे में। ध्वनि विकार यानी नाट्य शास्त्र के 17वें अध्याय में काकू का वर्णन किया गया है। और आवाज़ का लचीलापन जिसमें अनेक प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं उसे काकू कहते हैं। यानी काकू के बारे में आप समझ सकते हैं कि जब हमारी वॉइस की टोनल क्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी कि सपोज करो कि कोई एक व्यक्ति है और वो बहुत अच्छी किसी की मिमिक्री कर लेता है, जैसे वो किसी बूढ़े व्यक्ति की मिमिक्री कर लेता है, किसी बच्चे की मिमिक्री कर लेता है, या किसी महिला की मिमिक्री कर लेता है, तो ये गाइस ये आपका क्या है, नाट्य शास्त्र में इसको क्या बताएगा, काकू नाम दिया गया। यानी कि जो साउंड्स हमारी आवाज़ है उसमें परिवर्तन किया गया। तो आप इसको साधारण भाषा में इस प्रकार से समझ सकते हैं। और ध्वनि भेद के माध्यम से हृदय में उत्पन्न भाव जो हमारे होते हैं उसको लोगों के समक्ष यानी दूसरों के समक्ष क्या है, व्यक्त करना, उसको एक्सप्रेस करना, तो यही आपका काकू है। गाइस आगे हम बात कर लेते हैं कि भरत ने 2 प्रकार के आगे जो बताया है साकांक्ष के बारे में गाइस भरत ने बताया है। तो साकांक्ष क्या होता है इस पर हम बात कर लेते हैं। साकांक्ष का अर्थ होता है गाइस कुछ कहने की संभावना बनी रहना। यानी कि जब कोई नाट्य चल रहा हो या जब कोई संवाद चल रहा हो, जब आपके सामने वाला व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है और वो कह ना पाए तो उसको क्या कहा गया, साकांक्ष कहा गया। ये गाइस ऑप्शंस में ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि साकांक्ष क्या है या निराकांक्ष क्या है, तो इसके बारे में जो है ये पूछने की यहाँ पर संभावना बन सकती है। तो साकांक्ष को आप साधारण भाषा में समझिए कि जब हम कोई बात किसी को कहना चाहते हैं और वो कह नहीं पाते तो उसका मतलब क्या हुआ कि कहने की संभावना बनी रहना हमारे अंदर, उसे साकांक्ष कहा गया। अब इसी प्रकार गाइस निराकांक्ष क्या है, वक्ता या कलाकार उसने अपनी बात पूरी कर ली हो। यानी कि जब कोई वक्ता यानी जब कोई व्यक्ति किसी के साथ संवाद कर रहा हो या किसी बड़े सम्मेलन को संबोधित कर रहा हो, या कलाकार गायन कर रहा हो या अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हो, जब उसने कला के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से अपनी बात पूरी कर ली हो तो उसे क्या कहा गया, निराकांक्ष कहा गया। तो गाइज ये इस तरह की टर्म शब्द जो है प्रयोग किए जाते हैं तो इसका हमें अर्थ का पता होना चाहिए। अब गाइज हम आगे बात कर लेते हैं कर्ण कितने प्रकार के बताए गए गाइज। तो 2 प्रकार के कर्ण बताए गए हैं। पूर्व लग्न कर्ण। पूर्व लग्न कर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि पूर्व लग्न कर्ण का मतलब होता है पहले,
यानी कि पहले कण फिर स्वर। तो पूर्व लग्न कण का मतलब यहीं पर जैसे आप देखेंगे कि ग म के ऊपर ग का कण लगा है, तो म शब्द ग के बाद आता है, यानी ग पहले आता है, तो पूर्व लग्न कण यानी कि ग का कण म के ऊपर लगा, यानी कि पहला स्वर जो है उसका कण पहले लगा, उसके बाद मेन स्वर आपका आया। उसी प्रकार गाइज अब हम आगे बात करते हैं अनुलग्न कण क्या होता है। जब कर्ण स्वर के बाद लगे, यानी कि मेन स्वर आपका आ रहा है, मध्यम है, फिर मध्यम के बाद पंचम का कर्ण लग रहा है, या सपोज करो कोई आप और स्वर भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लेते हैं पंचम लेते हैं और पंचम पर हम लेते हैं धैवत का कर्ण, तो ये क्या हो गया गाइस, अनुलग्न कर्ण हो गया। और इसी प्रकार अगर हमें पूर्व लग्न कर्ण के बारे में जानना हो, तो जैसे कि आपका कोई भी स्वर हम ले लेते हैं, धैवत स्वर ले लेते हैं, यानी मेन स्वर हमारा धैवत है और पंचम का इस पर हम जो है कर्ण लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा पूर्व लग्न कर्ण हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी स्वर ले सकते हैं। अब गाइस हम दो प्रकार की मीड बताई गई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब है गाइस अनुलोम मीड। अनुलोम मीड क्या होती है, आरोही, यानी कि आपका जैसे आरोह में जब कोई मीड ली जाती है, जैसे सारे ग प ध नि सा, ठीक है गाइस, तो ये इसको क्या कहा गया, अनुलोम मीड कहा गया। अब विलोम मीड कौन सी है, विलोम मीड किसको कहा गया, जब अवरोही क्रम किया जाता है किसी मीड को लेते हुए, यानी जब आप तार सप्तक से नीचे की ओर मीड ले रहे हो तो वो क्या है, विलोम मीड हो गई। और जब आप मध्य सप्तक से तार सप्तक की ओर आरोही क्रम में मीड ले रहे होते हैं तो उसे कहा जाता है अनुलोम मीड। गाइज ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी। और गाइज ये जो है परीक्षा के, जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के शब्द बीच में आ जाते हैं, साकांक्ष, निराकांक्ष, पूर्व लग्न, अनुलग्न, अनुलोम, विलोम, इस प्रकार के शब्द गाइज आ जाते हैं। तो इस पर जो है मुझे लगा कि इस पर जो है हमें चर्चा करनी चाहिए। तो गाइज ये जो चैप्टर है मैंने आपको स्वस्थान नियम का, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। अब हम गाइज कुछ यहाँ पर और बात कर लेते हैं गाइज। हालांकि अभी तक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आने की गाइज पूरी पूरी संभावना है। जैसा कि गाइज आपका जो संगीत कार्यालय जो हाथरस है हमारा, वहाँ से संगीत की जो पत्रिकाएं होती है वो प्रकाशित होती है। तो गाइज जो 10 थाटों पर पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई है हम उस पर बात करेंगे। पहला हमारा है गाइज बिलावल। बिलावल आप ठीक थोड़ा समझ लीजिए, लिखने की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसका गाइज जो बिलावल है आपका, बिलावल बिलावल पर गाइज पत्रिका जो प्रकाशित हुई है वो हुई है गाइज 1953 में। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, साथ साथ नोट भी कर लें आप, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो बिलावल पर जो पत्रिका प्रकाशित हुई है काका हाथरसी से आपका जो कार्यालय है, वो हुई है गाइज 1953 ईस्वी में। फिर अगला जो हमारा थाट आता है गाइज वो है कल्याण। कल्याण पर हुई है गाइज आपकी 1954 में कल्याण पर जो है पत्रिका प्रकाशित हुई है गाइज। उसी प्रकार गाइज भैरव पर जो पत्रिका प्रकाशित हुई है गाइज वो हुई है 1955 यानी 1955 में। फिर गाइज भैरव तक हमारा हो गया। इसके बाद गाइज खमाज पर जो पत्रिका प्रकाशित हुई है गाइज वो हुई है 1956 यानी कि 1956 में। उसके बाद पूर्वी थाट पर हमारी पत्रिका प्रकाशित हुई है वो हुई है गाइज 1957 यानी कि 1957 में। इस प्रकार हमारा पूर्वी तक हम चले गए। अब गाइज मारवा पर पत्रिका कब प्रकाशित हुई है, वो हुई है गाइज
1958। 1958 यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। तो मारवा पर कब हुई है गाइस? 1958 में। उसके बाद तोड़ी पर यानी तोड़ी थाट पर कब प्रकाशित हुई है गाइस? तोड़ी थाट पर हुई है आपकी 1959। उसी प्रकार गाइस तोड़ी के बाद हमारा आसावरी थाट। आसावरी थाट इस पर जो पत्रिका प्रकाशित हुई है वो हुई है गाइस 1960 में। उसी प्रकार गाइस भैरवी पर प्रकाशित हुई है पत्रिका। भैरवी पर जो प्रकाशित हुई है वो हुई है 1961 में। इसी प्रकार गाइस अंतिम जो पत्रिका प्रकाशित हुई वो हुई है काफी थाट पर। काफी थाट पर वो कब हुई है गाइस? 1962 में। तो इस प्रकार जो है गाइस संगीत कार्यालय हाथरस से जो 10 थाटों पर पत्रिका प्रकाशित हुई है उनकी जो सन है वो इस प्रकार है। तो गाइस यहाँ से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है आने वाले एग्ज़ाम में, और ये फैक्चुअल नॉलेज जो है हमें पता होनी चाहिए गाइस। तो इस पर जो है आज हमने बात की। मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये जो कंटेंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है वो आपको अच्छा लगा हो। अब हम गाइस यहाँ पर कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस जो अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में 17 तालों को प्रचलित किया उनके नामों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो गाइस अमीर खुसरो का हमारे संगीत में मुझे लगता है कि जितने भी अभी तक ग्रंथकार आए हैं और जितने भी संगीतज्ञ आए हमारे संगीत में, तो उनमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है अमीर खुसरो का माना जाता है। तो गाइस उन्होंने अमीर खुसरो ने जैसे कि पश्तो ताल, पश्तो ताल का जो उन्होंने क्या किया गाइस, अमीर खुसरो ने उनकी जो है पश्तो ताल थी और ये बहुत ही प्रचलित ताल थी। उसके बाद गाइस दूसरी ताल है हमारी जू बहर। बड़े अजीब से नाम है गाइस, जू बहर ताल है। उसके बाद गाइस अगली ताल है, मैं फटाफट से बताता जाता हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना बने। तीसरी है गाइस कव्वाली ताल। कौन सी है? कव्वाली, कव्वाली ताल। उसके बाद है गाइस चौथी है सोल ताल। ये सोल ताल अलग है, ये सोल ताल है। और सोल फाक, फाक भी साथ में है गाइस, सोल फाक ताल है, सोल फाकता ताल है। ये भी चौथी ताल है उनकी। और पांचवी ताल है गाइस जत ताल। जत, खाली जत, जत ताल नहीं है, जत, जत। छठी है आपकी त्रिताल, छठे नंबर की। सातवें नंबर की ताल है आपकी गाइस सवारी ताल। ये अमीर खुसरो द्वारा प्रचलित तालें हैं। आठवें नंबर की जो ताल है गाइस वो है आड़ा चौताल। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, आड़ा चौताल। तो गाइस ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ये किसकी तालें हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं इन तालों को डिस्कस कर रहा हूँ। 9वीं ताल है गाइस हमारी, वो है झुमरा। तो ये भी अमीर खुसरो की देन है। अमीर खुसरो का बहुत बड़ा सितार का, तबला में उनका योगदान है, संगीत के बहुत सारे वाद्यों में उन्होंने योगदान दिया है। उसके बाद गाइस 10वीं हमारी ताल है वो है जनानी सवारी। जनानी सवारी, अब ये पता नहीं जनानियों के, जब जनानियां गायन करती थी उनके साथ प्रयोग की जाती थी, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो गाइस 10वीं ताल थी। अब हम आगे बात कर लेते हैं गाइस 11वीं ताल है गाइस, वो है
दास्तान ताल। 12वीं ताल है गाइज आपकी खमसा ताल। बड़े अजीब से नाम है गाइज, पर क्या करें, सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा। 13वीं ताल है गाइज आपकी फरोदस्त, ये तो आप जानते ही है, फरोदस्त ताल। 14वीं है गाइज आपकी कैद, एक तो कैद फरोदस्त भी है, यहाँ पर कैद अलग से है। और जो 15वीं है गाइज वो है आपकी पहलवान ताल। पहलवान ताल ये 15 नंबर की ताल है। अब ये गाइज पता नहीं कि ये जब पहलवान अखाड़े में पहलवानी होती थी तब तो नहीं शायद यूज़ की जाती थी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि पहलवान ताल, इससे ऐसा लग रहा है कि जब वो दंगल होती है तो उस टाइम बजाई जाती है। और आपकी गाइज 16वीं ताल है वो है पटताल, इस प्रकार। और अंतिम जो ताल है गाइज वो है 17वीं ताल है आपकी चंपक ताल। तो इस प्रकार गाइज यहाँ पर अमीर खुसरो ने 17 प्रकार की तालें बताई है। अमीर खुसरो का हमारे संगीत में बहुत बड़ा योगदान है गाइज, और उन्होंने 52 शासकों के बीच लगभग 50 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार जो है गाइज आज का हम लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और मुझे उम्मीद है गाइज आपको ये समझ आ गया होगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।